हम्म।
मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपया इम्तिहान दा इम्तिहान का भी नाल है असेसमेंट का भी। तो तुम एक काम करो ना, दोनों का शुरू करवा दो, बीसीएस का भी शुरू करा दो। चल ठीक है, बाद में गल होंदी है, मैं हुण क्लास ले लवां फिर तेन फोन करना। ओके जुमे तक मुझे ये रिटर्न करो, मतलब मुझे 2 पीरियड हो गया है, फिर मैं जुमे को स्कूल करूंगा सीजीएफएनएस को और मंडे को आके ना भेज दूंगा यहाँ से। तो इतनी जल्दी सीजीएफएनएस रिस्पॉन्ड करेंगे तुम्हें 2 दिन में? वो सैटरडे संडे छुट्टी आ रही है ऑनलाइन होता है ना। अच्छा फीस रिडक्शन ऑनलाइन होती है, उसका कुछ भी नहीं। चल ठीक है, मैं तेनों क्लास है, मैं फिर तेनों करना। अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? कहाँ पे है आवाज़, कहाँ पे आती है जी? आवाज़ आ रही है जी आपको? शंजा रियाज, सलमा, वालेकुम अस्सलाम, मेहरुनिसा एंड देयर आर 12 स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको रोस्टर मिल गया नहीं आज, जो कल से हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मिस जुबैदा ने बनाया। ओके जरका अंदलीब, अच्छा जी, असेसमेंट आज हम कर लेते हैं। अच्छा ये सारे हैं हमारे पास, सारे स्टूडेंट होने चाहिए ना? सबको कहें कि हेल्थ असेसमेंट की क्लास है, मैं उनको साथ में। अच्छा मेरे ख्याल में इमरजेंसी की क्लास भी शुरू हो गई है, मेरे ख्याल में कल से होनी है। ओके मैं आपसे ना शेयर कर देता हूँ क्लास का जो रोस्टर, उसमें मेरी क्लासेस कम हो गई हैं, ठीक है? आपकी दुआएं जो है ना वो पूरी हो गई हैं, मेरी क्लासेस कम हो गई हैं। ज्वाइन द क्लास गर्ल्स। ओके ये कहाँ तक की थी हमने? आपको ये असेसमेंट समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी गुड हो गया। अच्छा जी अभी स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हमने कर लिया बता? अभी बहुत सारे लोगों की असाइनमेंट नहीं आई, मेरा दिल कर रहा है कि उन सबको ना एक्सक्लूड कर दूं इस क्लास से फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट, ताकि आप एक दिन बाहर रहें, लेक्चर आप ज़रा थोड़ा सा ओमिट करें, ठीक है? ये तो कोई बात ना हुई कि मैं इधर आपको इतना पढ़ाता रहूं और आप मेरी असाइनमेंट जो है ना वो, चलो मैं पोर्टफोलियो तो चेक करना ही है मैंने, आप देख लीजिएगा कि उस वक्त इम्तिहान आपके वाइवा में तो मैं नहीं जाना होगा साथ में आपके ना, आप परेशान ना हो। ओके फंक्शन हो गए हैं, इक्विपमेंट हो गए हैं, ओके अच्छा ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जो मैंने इसकी कोई स्लाइड आपसे शेयर नहीं करनी अब मज़ीद सिस्टम्स की, आपने इसको बेट्स से पढ़नी, बेट्स कह रहा हूँ वेबर जेनेट से, वेबर जेनेट से, वेबर जेनेट से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इस टॉपिक को बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है? अच्छा इंस्पेक्शन तक हो गया था?
इंस्पेक्शन में जनरली सर कंफर्म कर दें क्योंकि कंफर्म मैसेज नहीं आता। किस चीज़ का कंफर्म कर दूं? जबिश खान की अभी आई हुई है असाइनमेंट, और फरी की आई हुई है, अपने नाम फरियाल अकबर की आई हुई है, ममूना की आई हुई है, नाजमा की आई हुई है, बस दैट्स इट। 4 लोगों की आई हुई है प्रेजेंटेशन जो है ना। जनरली आप अगर इंस्पेक्शन करते हैं ना, मैं आपको जनरल थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंस्पेक्शन में इंस्पेक्ट फॉर द नेजल फ्लेयरिंग एंड पर्स्ड लिप्स, ठीक है। आप सबसे पहले देखें कि नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं है पेशेंट की। ओके सलबा, लेट मी चेक अगेन, आई विल confirm you. Inspect the nasal flaring and pursed lips. आप देखें कि नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेस्पिरेटरी डिजीज, एयर हंगर में, एयर थ्रस्ट में जो पेशेंट हैं उनकी नेजल फ्लेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। या लिप्स जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, जैसे जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं तो वो क्या हो रहे होते हैं, पर्स्ट, वो फड़फड़ा रहे होते हैं लिप्स वगैरह की, इतनी तेजी से सांस ले रहे होते हैं। लिप ब्रीदिंग एंड पर्स्ट लिप ब्रीदिंग है बेसिकली ना। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फेस, लिप्स एंड द चेस्ट। जब आपका पेशेंट साइनोज्ड होता है ना, जो आईसीयू नर्सेस की इंस्पेक्शन बड़ी अच्छी होती है। साइनोज्ड पेशेंट की लिप्स ब्लू होंगी और फेस जो है ना वो क्या होता है, ब्लू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज साइनोसिस हम कह रहे होते हैं। साइनोसिस की 2 टाइप्स होती हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस। इंस्पेक्ट कलर एंड शेप ऑफ द नेल। यू कैन आल्सो जो है वो शेप जो है ना, कलर्स की जो शेप है नेल की, तब भी देख सकते हो, बिकॉज सेवरल रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो हैं वो हो, जो जैसे सीओपीडी है या इस तरह से, उसमें जो नेल की शेप है वो चेंज हो जाती है, जैसे स्पून शेप हो जाते हैं, ठीक है, या एंगल जो है नेल का वो बढ़ जाता है। we will study it in when we are doing the nail assessment. You got it? क्या क्या चीज़ें देखेंगे जनरली में, हम देखेंगे कि नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं होगी, पर्स लिप ब्रीदिंग तो नहीं हो रही है, कलर ऑफ द फेस, लिप्स एंड चेस्ट एंड द कलर एंड द शेप ऑफ द नेल. Did you got it? चलें जी, आज लास्ट चाय पी रहे हैं, फिर महीना अगली तो चाय नहीं पीनी. पोस्टीरियर थोरैक्स. अब पोस्टीरियर थोरैक्स को भी आपने जो है ना वो इंस्पेक्ट करना है. इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन. आप उसकी बनावट देखें पोस्टीरियर चेस्ट की, हाउ इट इज, हाउ इट इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से, ठीक है. एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ द एक्सेसरी मसल्स. इफ योर पेशेंट इज obese and he is feeling the air hunger, he can use the accessory muscles for his breathing. मुझे कोई बताएगा कि accessory muscles कौन कौन से होते हैं? accessory muscles कौन कौन से होते हैं ब्रीदिंग के लिए? Okay. And inspect the client positioning. You are checking the client positioning when he is breathing. For example, the client who are the known case of respiratory disorders use pillow, sometimes 2 pillow. अपने पीछे 2 पिलो रखे होते हैं उन्होंने कमर पे, क्योंकि वो जब तक
90 एंगल या 45 तक रहते हैं तो ठीक होते हैं, अदरवाइज उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप इंस्पेक्ट द पोजीशनिंग, अगर पेशेंट की लीनिंग फॉरवर्ड है कि रेस्पिरेशन के लिए बिल्कुल आगे पेशेंट आया हुआ है या 90 पे आया हुआ है या झुका हुआ है, तो इट्स मीन ही इज probably some have a sort of respiratory disorders, respiratory disease that can उसको compensate करने के लिए वो अपना पोजीशन इस तरह से उसने किया होता है। अच्छा, रमज़ान में तो वैसे बोला भी कम जाता है, सही है ना? Okay, now we are proceeding toward the palpation. What is a palpation, सलमा? palpation क्या है? फिर वही मुझे ये बात एक याद आ गई है, उसका हरगिज़ वो मतलब नहीं है। अलीना, आप भी बता सकते हो व्हाट इज पल्पेशन? सलमान से पूछा है मैंने। You are basically using the sense of touching and you are experiencing the texture as well as the internal organ. ठीक है, आप टच कर रहे हो बॉडी को एंड यू आर फीलिंग, फॉर एग्जांपल पल्पेशन में आपको क्या क्या चीज़ें नजर पता चलेंगी? सबसे पहले आपको पता चलेगी सरफेस किस तरह से है, दूसरा आपको टेम्परेचर का पता चलेगा, तीसरा ये पता चलेगा कि उसका टेक्सचर कैसा है, चौथा ये पता चलेगा कि इंटरनली कोई मैस तो नहीं है, सॉफ्ट है या हार्ड है कोई ऑर्गन इनसाइड जो है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी हैंड एंड यस exactly. Palpation is a check through the points and in specifically in respiratory system you are checking the position of trachea. आपने अपने पेशेंट को जेंटली ट्रेकिया को देख रहे हैं, पल्पेट कर रहे हो। जो ट्रेकिया है वो हमेशा मिड लाइन होता है। ट्रेकिया क्या होता है? मिड लाइन होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, ये आपने क्या करनी है? चेक करनी है कि इक्वली रेज एंड फॉल होने चाहिए बोथ ऑफ द हैंड्स। वोकल फॉर्माइटस आपने चेक करना है कि वोकल फॉर्माइटस क्या होता है। वी आर जस्ट देखें, आप जब असेसमेंट करने जा रहे होते हो ना, पल्पेशन आपने करना है, ये नहीं है कि कैसे करना है, ये पता हो कि करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, आपने माइंड में कितनी 6 बातें रखी हैं। सबसे पहले मैंने जी ट्रेकिया देखना है, उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन देखनी है, फिर मैंने देखनी है वोकल फॉर्माइटस चेक करना है, देन एपेक्स बीट मैंने चेक करनी है, देन टेंडरनेस मैंने चेक करनी है, कोई फ्लक्चुएशन एंड क्रेपिटिंग कोई तो नहीं है, एंड पल्पेबल क्रेपिटेशन एंड रोंकाई, ये आपने क्या करनी है? पल्पेट करनी है ये चीज़ें। अब हम ये देखते हैं आगे कि हाउ वी कैन डू दिस पल्पेशन। अच्छा, अब ये कुछ स्लाइड्स बुक से हैं, मेरी जो स्लाइड्स होती हैं वो कम से कम 4-5 बुक से बनी हुई होती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ और कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। बाज़ औक़ात मैं इंटरनेट पे बैठा होता हूँ तो वहाँ से मटेरियल ले लेता हूँ, बाज़ औक़ात मुझे बेट्स अच्छी लगती है, बाज़ औक़ात मुझे वेबर जेनेट अच्छी लगती है, तो मैं मिक्स बनाता रहता हूँ। तो मेरी स्लाइड्स जो हैं वो मिक्सचर ऑफ सफिशिएंट बुक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि चाहे वो बेड साइड टेक्निक को चूज़ कर ले किताब को, चाहे वो बेट्स को चूज़ कर ले, चाहे वो वेबर जेनेट को कर ले, चाहे वो चूज़ कर ले कौन सी बुक है, कोजियर। अच्छा, मैं ज़रा ना कोजियर बुक को देखता हूँ कि उसमें हेल्थ असेसमेंट का कितना पोर्शन दिया हुआ है, क्योंकि मिस ज़ुबैदा में कहती हैं कि मैं BSN को वही करवा रही हूँ। मैं देखता हूँ अगर वो चीज़ें इनफ हैं आपके लिए तो मैं आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालता हूँ। ठीक है,
तो मैं देखता हूँ उसको, मैं पढ़ता हूँ आज खुद। तो मैंने उससे कुछ टॉपिक किए थे, बट मैंने, क्योंकि वो चारों साल ही मैंने किताब पढ़ी है, तो असेसमेंट मैंने वहाँ से पढ़ी नहीं थी। ठीक है, ओके। यू आर पल्पेट फॉर द टेंडरनेस एंड सेंसेशन। ठीक हो गया नहीं? मिस फोजिया एंड मिस नाजमा एंड सलमा, नहीं नहीं नहीं, बुक्स मेरे नोट्स आपको फेल करवा देंगे, मैं आपको बता दूं। नोट्स मेरे ना पढ़िएगा आप, मेरे नोट्स से अंडरस्टैंडिंग आप लें, लेकिन कंसेप्ट अपने क्लियर जो है ना वो बुक से करें। मेरी हमेशा ये बात रखिएगा, आप याद रखिएगा। पल्पेट फॉर द टेंडरनेस एंड सेंसेशन एंड पल्पेट द क्रेपिटस को आप पल्पेट करो, एंड पल्पेट द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, पल्पेट फॉर द फॉर्माइटस एंड असेस द चेस्ट एक्सपेंशन। आप पल्पेशन में ये चीजें कर रहे हो, ठीक है? पल्पेट फॉर द टेंडरनेस एंड सेंसेशन, ये चीजें याद करते जाएं, साथ साथ में इसको मेमोराइज करते जाएं कि आपने टेंडरनेस सेंसेशन है, क्रेपिटस को आपने देखना है, आपने सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, आपने फॉर्माइटस को चेक करना है, एंड असेस द चेस्ट एक्सपेंशन। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके लिए क्रेपिटस और वोकल फॉर्माइटस जो है ना चीजें नई हैं। ओके, डोंट यू वरी सलमा, मैंने पहले कह दिया कि फॉर्माइटस आपके लिए नया है और क्रेपिटस न्यू है। वी विल परस्यूड, आगे से हम जैसे करते जा रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी, ठीक है? पल्पेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थोरैसिक एक्सपेंशन। अब आप जरा तस्वीर को देखें। जब भी मैं आपको लैब में लेके जाऊं और कहूं कि मुझे इस पेशेंट की पोस्ट थोरैसिक एक्सपेंशन चेक करके दिखाओ कि किस तरह से आप थोरैसिक एक्सपेंशन देखते हो, तो उसका एक तरीका होता है। आपने अपने क्लाइंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है और पेशेंट के पीछे आना है आपने खुद, ठीक है? पोस्टीरियरली लेवल ऑफ 10th रिब पे आपने हाथ रखना है। इस तरह से ऊपर वाली तस्वीर देखें, आपके थम्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है? इनफ इतना हो कि उसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो उसके जो है ना बिल्कुल बॉर्डर पे हाथ रखा हुआ है। आप पेशेंट को क्या कहते हैं कि वो सांस ले और सांस जो है वो रिलीज करें, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करें, तो आप देखें कि आपके हाथ इक्वली रेज एंड फॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और जो आपके थम्स के दरमियान डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ आ गई? किसको समझ आई है ये बात? Thumbs should be separated 3 to 5 centimeter, ठीक है? Feel during quiet inspiration and expiration, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में आपने क्या करना है? फील करना, ठीक हो गया? हैंड पल्पेट ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन शुड बी सिमेट्रिकल इफ इट इज नॉट फिक्स्ड रिब एंड एटिलेक्टेसिस। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल देयर इज सम पैथोलॉजिकल कंडीशन एटिलेक्टेसिस है फॉर एग्जांपल, जिसमें लंग्स कोलैप्स हो जाता है। अगर राइट साइड का लंग्स कोलैप्स है तो क्या होगा? उस साइड पे लंग्स जो आपका रेज एंड फॉल चेस्ट का है वो बहुत कम होगा। मैसिव हाइड्रोथोरैक्स है, नमोनिया है, प्लूरल थिकनिंग है, तो इसमें क्या है? इनमें चेस्ट एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेट मी वन थिंग, मुझे एक चीज आप बताएं। अब मैंने आपको आईसीयू में कुछ डिजीजेस पढ़ानी है, एटिलेक्टेसिस, मैसिव हाइड्रोथोरैक्स, नमोनिया, प्लूरल थिकनिंग। ये तो प्लूरल थिकनिंग तो एक प्रॉब्लमेटिक है ना, उसमें मतलब कि लंग्स का एक डिफेक्ट है। मैं आपको इसीलिए पहले असेसमेंट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको असेसमेंट पता चल जाएगी, और जब मैं आपको पैथो तो मैं इनकी खुद आपको पढ़ने के लिए दूंगा ना, ठीक है? पैथो में ऑब्वियसली एसीएन आईसीयू में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैनेजमेंट उसकी पढ़ाऊंगा। पैथो मैंने नमूनिया की आपको खुद देनी है, आप पढ़ो। मैसिव हाइड्रोथोरैक्स की खुद देनी है, और मैं आपको उनकी असेसमेंट बता रहा हूँ कि देखो असेसमेंट में फाइंडिंग्स ये होगी। आपसे अगर पेशेंट पूछता है कि नमूनिया में, एग्जामिनर मेरे जैसा अनपढ़ आके आपसे पूछता है कि हाँ मुझे नमूना बताएं कि नमूनिया में
जो आप थोरेसिक एक्सपेंशन चेक कर रहे हो तो उसमें क्या फाइंडिंग्स होंगी, तो ममूना उसी वक्त बताएंगी कि सर जो नमूनिया में बेसिकली क्या हो जाता है कि जो थोरेसिक एक्सपेंशन है वो कम हो जाती है, रेज एंड फॉल चेस्ट की इक्वली नहीं होती और कम हो जाती है। ठीक हो गया, ये हो गया। इसी तरह से हम 5 to 6 रिप पर इंटीरियरली भी चेस्ट एक्सपेंशन थोरेसिक एक्सपेंशन चेक कर रहे होते हैं। इसमें बॉक्स में आगे दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अब बात आ गई इंटीरियर की, ठीक है। इंटीरियरली हम 5 to 6 रिप्स पर इसी तरह सेम हाथ रखकर तो हम एक्सपेंशन और जो थोरेसिक एक्सपेंशन चेक कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह हाथ रखेंगे और अपने थंब के दरमियान का डिस्टेंस मैयर देख रहे होंगे कि इक्वली अपार्ट हो रहा है 3 to 5 सेंटीमीटर के नहीं हो रहा, एक साइड का हो रहा है दूसरी साइड का नहीं हो रहा। Simultaneously we are checking the thoracic expansion of client back and front side. Did you got it? आगे चलें। ठीक हो गया, ओके। आगे चलें जी, टेक्टाइल फर्माइटस। व्हाट इज अ टेक्टाइल फर्माइटस? टेक्टाइल फर्माइटस हम ये कहते हैं कि फर्माइटस बेसिकली होती है कि आप टेक्टाइल का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? ठीक है, टेक्टाइल है आपका कोई भी स्टिमुलस है। वोकल फर्माइटस पे अगर हम बात करें तो फर्माइटस होती है वाइब्रेशन, वोकल का मतलब बोलने से। मसाल के तौर पे जब आप बोलते हो तो आपकी चेस्ट पे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। आप अभी एक काम करो, आप सारे आप कोई भी वर्ड बोलो और अपनी चेस्ट पे हाथ रखो, आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती? देखें ज़रा, चेस्ट पे हाथ रखो और आप बोलो तो क्या होंगी, वाइब्रेशन सी चेस्ट में पैदा होती हैं। ये अभी करके देखो। ठीक है, अब एक और काम करो, आपके साथ कोई बैठा हो, अगर वो बोल रहा हो और आप उसके आगे या पीछे हाथ रख के देखो तो आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होंगी। ये अभी करो, कोई भी आपके साथ बैठा हो, ठीक है, वो बोल रहा हो, आप उसकी चेस्ट पे हाथ रखो, आगे फ्रंट साइड या बैक साइड, तो आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होंगी। आपकी अपनी वाइब्रेशंस कम फील होंगी लेकिन दूसरे की ज़्यादा होंगी। हो रही हैं? तो इसी चीज़ को कहते हैं हम वोकल फर्माइटस। अब वोकल फर्माइटस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं तब भी प्रॉब्लम है, बहुत कम हो जाएं, मफल्ड हो जाएं, वो भी कम है। उसको मिडल पे होनी चाहिए और दोनों साइडों पे बराबर होनी चाहिए। ये मैंने आपको नॉर्मल फाइंडिंग्स बता दी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, palpable vibration of the chest wall over the lung field from the speech or sound.
ये मैंने आपको पहले वोकल फॉर्मेटिस का सारा बता दिया कि किस तरह से आप चेक करते हो। वोकल फॉर्मेटिस पहले होता क्या है और आप चेक किस तरह से करते हो। ठीक है, आपको ऊपर ऊपर हाथ नजर आ रहा है, ये जो घड़ी वाली ऊपर जो चेक कर रही है ऊपर वाली, चलो इधर से मैं करता हूँ, कैसे होगा ये वाला। ठीक है, वोकल फॉर्मेटिस के दो तरीके होते हैं, या तो आप अल्नर साइड अपनी जो है ये अल्नर साइड है इसको चेस्ट के ऊपर रखें, यहाँ से बेसिकली शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू हो, फिर यहाँ से करें, फिर यहाँ से करें, फिर यहाँ से करें। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका होता है कि आप पाम टू पाम भी इस तरह से वो चेक कर सकते हो। रखो अपने मरीज को आपने क्या बोलना है कि आप 101 या 99 बोले, 101 और 99। तो 99 जरा बोल के देखो तो आपकी चेस्ट में मैक्सिमम वाइब्रेशंस पैदा होंगी। कड़ाकेदार बोलना है 99, मरा हुआ नहीं बोलना, 99। Yes, फॉर्मेटिस इज नॉर्मल, बट मैं ये कह रहा हूँ कि डिमिनिश्ड मफल्ड नहीं होनी चाहिए, मफल्ड नहीं हूँ और लाउडर ना हूँ, बट मीडिएट हूँ। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? डोंट वरी, जब ये पूरी हो जाएगी मैं आपको एक ऐसी ब्यूटीफुल वीडियो दिखाऊंगा जिससे ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको मेरे साथ ये सीखना है। क्या होंगी फाइंडिंग्स जी? या तो आप पामर सरफेस यूज कर सकते हो, वोकल फॉर्मेटिस में देखो ऊपर ऊपर आपने हाथ रखा, अपने मरीज को बोलने के 101 या 99 बोले, 99 बोला आपने, देखा बोथ साइड पे वाइब्रेशंस ठीक है, नॉर्मल है। फिर नीचे आए थोड़ा सा, फिर कहा कि 99। इस तरह करते हुए 5 पोजीशंस पे आपने पेशेंट को चेक करना। या तो वोकल फॉर्मेटिस नॉर्मल होंगी, या इंक्रीज होंगी, या डिक्रीज होंगी। अब वोकल फॉर्मेटिस आपने बोथ सरफेस पे देखनी है, एंटीरियर भी चेक करनी है, पोस्टीरियर भी चेक करनी है। प्लूरल फ्रिक्शन फॉर्मेटिस, ये क्या चीज़ है? Cellulose exudation in the pleura due to pleurisy, holding the breath, disappeared, tuberculosis, pleurisy, uremia, pulmonary embolism। अब ये क्या है? प्लूरल फ्रिक्शन फॉर्मेटिस, ये मतलब कि जो कुछ डिजीज़ की वजह से, मिसाल के तौर पे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो है जो फॉर्मेटिस होती है उसको प्लूरल फ्रिक्शन फॉर्मेटिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है, बुक से आपको मिल जाएंगी। और पिक जैसे हैंड्स रखना है। यस, दो तरीके हैं लीना। यस, अब कितनी इसको मेजर तो नहीं किया जा सकता। वेल, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक साइड पे डिक्रीज है या इंक्रीज है, या बहुत, जैसे एटिलेक्टेसिस में जब एयर बहुत ज़्यादा लंग्स में आ जाती है, जो एम्फाइसीमा हो गया, या उसमें क्या एटिलेक्टेसिस में एम्फाइसीमा में क्या होगा, एयर बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसमें वाइब्रेशंस टू मच हो जाती है, तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है, दो आपके पास ऑप्शन है, या तो अल्नर साइड आप अपने फिंगर्स की यूज करके उसमें रख सकते हैं, या आप पाम दोनों हाथों के रख सकते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट डज इंक्रीज और डिक्रीज tactile फॉर्मेटिस मींस? tactile फॉर्मेटिस इंक्रीज कंडीशन दैट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द thoracic टिश्यू। अब मैं असल में अगर आपसे बात करूं, लंग्स कैंसर जब हो जाता है उसमें tactile फॉर्मेटिस ज़्यादा हो जाता है, या कंसोलिडेशंस ऑफ द लंग्स हो जाए, नमोनिया में अगर कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स हो जाए तो उसमें क्या होगा, टेक्टाइल फॉर्मेटिस ज़्यादा हो जाएगा। मेडिस्टिनल मैस बढ़ जाए तो क्या होगा, टेक्टाइल फॉर्मेटिस ज़्यादा हो जाता है। अब डिक्रीज कब होता है टेक्टाइल फॉर्मेटिस? डिक्रीज, जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं, जब आप आओगे ना, मेरी आदत है कि मैं सबको BSN और डिप्लोमा को सबको जो है ना क्लिनिक अपना वो करवाता होता हूँ, लैब करवाता हूँ। ठीक है, ताकि ये ना हो कि आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन आपको लैब आर पूरे नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि आपके लैब आर्स हैं वो मैं आपको पूरा करवाऊँगा। टेक्टाइल फॉर्मेटिस डिक्रीज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा फिनोमेना जिसमें जो फॉर्मेटिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मिसाल के तौर पे अगर देखो, मिसाल के तौर पे जब एयर लंग्स में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो वाइब्रेशन है वो कम ट्रांसमिट हो जाएंगी।
ठीक है, करवाई जाएंगी मैरून सर, पहले आप क्लास लें। ओके, प्लूरल एफ्यूजन, अगर प्लूरल एफ्यूजन है, प्लूरल थिकनिंग है, फाइब्रोसिस हो गया, न्यूमोथोरैक्स हो गया है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और सीओपीडी एम्फाइसीमा, ठीक हो गया। ये डिजीजेज हमने पढ़नी है। इसके अलावा आपको इनकी असेसमेंट पता होनी चाहिए। ये देखें, अब आपका काम है सलमा या कोई एक और ऐसा स्टूडेंट जो मेरे पास कभी यूएसपी लेके आए और मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड, या कोई भी स्टूडेंट वो आए, नोट्स नहीं होंगे, मैं सॉफ्ट कॉपीज में दे दूंगा, वो पढ़ें, इससे रिलेटेड बड़ी अच्छी 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 चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे प्लूरल एफ्यूजन की असेसमेंट कंप्लीट कुछ और टॉपिक से हैं, डिजीज़, पहले डिजीज़ बताई जाती है, फिर उसके असेसमेंट, फिर मैनेजमेंट, तो इस तरह से कोई स्टूडेंट जब अब आओगे तो मैं आपको सारा वो मटेरियल दे दूंगा। वेल अभी आप किताबें पढ़ें। पल्पेशन, पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया आपने देख लिया जी। नॉर्मली क्या हो गया जी, मिडल ऑफ द चेस्ट है, पुल कोलैप्स ऑफ द लंग्स, फाइब्रोसिस, पुश है। अब देखें पोजीशन ऑफ ट्रेकिया क्या हमेशा मिडल होती है। अगर लंग्स कोलैप्स कर गए हैं या फाइब्रोसिस है तो वो पुल होगा। पुल का मतलब बाहर को निकला हुआ होगा ट्रेकिया, और अंदर को कब धसा हुआ होगा, जब न्यूमोथोरैक्स होगा, प्लूरल एफ्यूजन होगा, अपर मेडिस्टिनल ट्यूमर होगा, तो क्या होगा, वो ट्रेकिया पुश हुआ होगा। अंडरस्टैंड? एंड पल्पेबल क्रेपिटेशंस आर रोंकाई। आपको सिर्फ पल्पेट करने से आपको क्रेप्ट्स और रोंकाई बेसिकली फील होने लग जाती हैं। एंड टेंडरनेस, लोकल इन्फ्लेमेशन है, फ्रैक्चर्ड रिब है, तो आपको क्या होगा, पल्पेशन पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। एपेक्स स्पीड, आरपीएमआई, पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम इम्पल्सेस, इसको आप पल्पेट करें। नॉर्मल फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इज द मिड क्लेविकुलर लाइन में। अगर आपसे कोई पूछे पीएमआई कहाँ होता है तो आप उसको क्या बताओगे कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन पे हमारा पीएमआई होता है, जहाँ पे पल्स ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्सेस होती हैं वहाँ पे, ठीक है। That was all about the palpation. How many of you get an idea about the palpation? कितने स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से पल्पेशन का पता चल गया कि सर दिस इज अ थिंग वी आर डूइंग इन अ पल्पेशन? When we talk about the coping maintenance, coping control emotions, we need to perceive the reality instead of the technically. Okay, now percussion. What is a percussion? What is percussion? जल्दी से बताएं परकशन क्या होती है। Tapping. Okay, you are basically producing the sounds in your body by tapping, by using the flexor and fleximeter. Tapping body with the fingers and hand for the physical examination. Okay, you are basically checking three things: air, fluid और solid. एयर, फ्लूइड एंड सॉलिड को डिटरमिन के आइडेंटिफाई करने के लिए हम परकशन करते होते हैं, ठीक है। मेथड,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रही हो कि ये सामने पेशेंट है, उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखा हुआ है फिजिशियन ने, कौन सा प्लेक्सर है और कौन सा प्लेक्सीमीटर है, ठीक है। द प्लेक्सीमीटर इज द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द लेफ्ट मिडल फिंगर। लेफ्ट आपका हैंड जो है उसकी जो मिडल फिंगर है और उसका डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो क्या है, प्लेक्सीमीटर है। हमेशा ये सबको याद हो जाना चाहिए। नाज़मा आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी क्योंकि आप ऑलरेडी BSN पोस्ट RN है आपका ना, ठीक है, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Second thing, plexus is a right middle finger tip. This is a right middle finger की जो टिप है वो आपकी प्लेक्सर है। अब सबको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इमीडिएट ऑर्डर जो है अप टू डाउन होती है, हमेशा एंटीरियर टू पोस्टीरियर होती है, ठीक है। ये उसके ऑर्डर हैं, मतलब किस तरह से हम करते हैं। परकशन साउंड जो हैं फ्लैट हैं, डल होती हैं, हाइपर रेजोनेंट होती हैं, हाइपर इन्फ्लेशन होती हैं और टेम्पनी साउंड्स होती हैं। मैंने आपको याद होगा ये असाइनमेंट दी थी, परकशन साउंड्स याद है किसी ने भेजी है, किसी ने नहीं? परकशन साउंड्स ठीक है, वो इसीलिए दी थी कि फ्लैट साउंड्स हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ। फ्लैट साउंड जो होती है ना, हमेशा बोन्स के ऊपर जो साउंड्स होती हैं वो फ्लैट साउंड्स होती हैं। डल साउंड्स जो है ना वो ऑर्गन फील्ड जो कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे डल साउंड्स होती हैं, जैसे कि लिवर है और जैसे हार्ट है उधर हमेशा डल साउंड्स होती हैं। हाइपर रेजोनेंट जो हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा जो एयर फील्ड कैविटीज़ होती हैं, COPD लंग्स में हमेशा हाइपर रेजोनेंट साउंड होंगी और नॉर्मल लंग्स में हमेशा रेजोनेंट साउंड होंगी। और हॉलो ऑर्गन में जैसे कि हमारी GI ट्रैक है हमारा सारा, उसमें टेम्पनी साउंड होंगी। ये मैंने आज आपको बता दिया है, आपको हमेशा भी याद रखना। पता चल गया आपको? ठीक हो गया। नेक्स्ट, मेथड ऑफ परकशन, हाउ यू विल डू। एंटीरियर परकशन है, एविकल परकशन है, देन क्लेविकल परकशन है, पोस्टीरियर परकशन है, लैटरल परकशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक जो है वो परकशन का मेथड बताया गया आपको। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले पेशेंट को या तो सुपाइन लगा दो, एंटीरियर से परकशन शुरू हो। आपने हमेशा एंटीरियर परकशन किस तरह करनी है, आपने हमेशा इंटरकॉस्टल स्पेसेस के दरमियान प्लेक्सीमीटर को रखना है, ठीक है, और ऊपर प्लेक्सर को मारना। आपने 12 इंटरकॉस्टल स्पेस, जो 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं उन सबको टैप करते हुए ऊपर से नीचे आना। एक, अब आपने क्या करना है, हमेशा आमने सामने से करनी है। मिसाल के तौर पे पहले परकशन आप यहाँ पे कर रहे हो तो फिर आपने यहाँ पे परकशन करनी है, फिर आपने उसके नीचे परकशन करनी है, फिर उसके सामने परकशन करनी है, फिर उसके नीचे
फिर इस तरह, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, अब ये हो गई एंटीरियर परकशन। फिर है जी एपिकल परकशन। ये एपेक्स पे हम परकशन करते हैं। पहले यहाँ पे फिंगर इस तरह रखेंगे सीधी, फिर 2, ये 3, फिर हम इस साइड की परकशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एपेक्स होते हैं लंग्स के, क्या होते हैं, एपेक्स, एपेक्स होते हैं यहाँ पे। फिर हम क्या करते हो, फिर हम करते हैं पोस्टीरियर परकशन। पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, पेशेंट को बिठा के। डिड यू गॉट इट? This is a way of percussion. Understand? एपिकल जो है ना, वो एपेक्स है ना लंग्स का। अब देखो एपेक्स को भी तो पल्पेट करना है ना, वीडियोस में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसको भी तो पल्पेट करना है ना आपने। ठीक है, ओके, डन विद। अच्छा, ये एक चीज नई है जो मेरे ख्याल में आज नहीं सीखनी चाहिए, डायाफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन। ये चलो कर लें आज, नहीं ये इसके लिए थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होनी चाहिए। पढ़ा दूंगी कि नहीं आज के लिए? लगता है ऐसे कि सारे इकट्ठे बैठे हैं। ओके, वीडियो देखनी है अभी। चलो ये देखिए जरा इसको। Can you cross your arms for me and put your hands on the opposite shoulders? That's it, just like that, and breathe normally for me. Have the patient place his hands on the opposite shoulders and breathe normally. Now examine the posterior thorax, beginning with inspection. Observe the chest for contour, symmetry, and deformities. Also, inspect the overlying skin. Okay, tell me if this hurts anywhere. Then, palpate the chest wall to locate any areas of pain or tenderness, or to assess any lesions or abnormalities you may have found during inspection. To assess lung expansion, place your thumbs close to the patient's spine at the level of T10 and spread your fingers lightly across the lateral thorax. Okay, please inhale and exhale deeply for me. Ask the patient to inhale and exhale deeply and fully while you watch the divergence of your thumbs and feel for the range and symmetry of movement. Next, systematically palpate for tactile fremitus. Okay, I'm going to put your hands on your chest and please say 99 every time I touch you. 99. Feel for the vibrations of tactile fremitus as the patient continues repeating 99, blue moon,
or some similar phrase consisting of 2 or 3 equally accented syllables. Using the edge of the hand is also common. Identify areas of increased, decreased, or absent fremitus. Continue the examination by percussing the chest in a systematic manner, moving down the thorax and going from side to side as demonstrated in a ladder pattern. Remember that only the posterior surface of your pleximeter finger should be in contact with the chest wall. Wrist motion should be relaxed and fluid as you make 2 strikes with your third finger. Percuss down the chest wall from the apices to the bases of the lungs. Listen to the intensity, pitch, and duration of your percussion notes, and note the sense of vibration. Then decide what kind of notes you are hearing. Normal lungs are resonant. Locate any areas where you hear abnormal dullness. Next, use percussion to identify the level of the diaphragms and measure diaphragmatic excursion. Now, if it's all right, I'm going to put some ink marks on your back. So breathe all the way out and hold it for me, please. Then percuss downward from above the expected level of diaphragmatic dullness until dullness is definitely heard. Okay. After gaining the patient's permission, mark the level of full expiration. Next, have the patient inhale deeply and hold it in. Then percuss downward to the level of dullness at full inspiration and mark it. Repeat this process on the other side. Then measure the distance between the expiratory and inspiratory levels of dullness. The distance is normally 5 to 6 centimeters. Okay, class. आज कितने स्टूडेंट नहीं हैं? जो नहीं है उनको वो मेरे ख्याल में लगातार ही नहीं आ रहे, तो उनकी मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ साथ साथ ही, ठीक है ना। आज आपसे तो कोई की जा रही थी कि सारे आते, ये सारे आईसीयू के हैं या बाकी डिसिप्लिन के भी हैं? वहाँ के साउंड, ये सलमा डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन है, ये हम कल करेंगे। डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन से मुराद ये है कि आपका डायफ्राम तरह मूव हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक्सकर्शन जो है ना हम फाइंड आउट कल करेंगे, आपको तरीका बताएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, ज्यादा एडवांस ना हो, फिर वो सबको साथ में लेके चले। ओके जी, एनीथिंग एल्स? Anything else you want to share in just 1 minute? रमज़ान मुबारक ऑल ऑफ यू, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, और सबके लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी और अपनी फैमिलीज़ के लिए भी, अपने जानने वालों के लिए भी, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, टेक केयर।